हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम मॉक टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें कहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ऐसा क्यों है वो हम समझेंगे। ओके, होप सो आपने मॉक टेस्ट नंबर 8 के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस के बारे में काफी कुछ एनालाइज किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। रोटेट, ठीक है, रोटेट क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपका एक ही मतलब प्लैनेट है जो आपका, एक तो वीनस और यूरेनस, ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ये आपको डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए। तो इधर पे आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वीनस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीनस आपका क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज। अब क्योंकि ये केल्विन में है, जब आप देखेंगे तो आपका सेल्सियस में आता है 5600 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कह सकते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में आपको कन्वर्ट करना आता है, प्लस 273 कर दो। तो यहाँ पे ये आपका अबाउट 5873 ऐसे जाएगा। 5873 ये आपका किसके पास है? 6000 केल्विन के पास है। तो इसलिए यहाँ पर आपका 6000 केल्विन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट आप ये जरूर याद रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। ओके, बाकी फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका फ़ारेनहाइट में सरफेस ऑफ सन का टेम्परेचर। ठीक है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर। कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने ना बाद में, उनको पता था कि बाद में और एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे। जब उन्होंने बनाया था तो उस टाइम अराउंड 100 प्लस कुछ एलिमेंट्स थे। तो वहां पर क्या हुआ था कि उन्होंने, ये उनको पता था कि सॉरी 100 प्लस मैंने कह दिया, 56 के अराउंड वहां पर उस टाइम पे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और उन्हें ये भी पता था कि आगे और डिस्कवर किए जाएंगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या कर दिया? स्पेस छोड़ दी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल लेटर, कि जब उन्होंने बनाया था तब तो वो डिस्कवर नहीं था, बट बाद में उसको वो जगह मिली। तो वो है आपका जर्मेनियम, क्योंकि उस टाइम पे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about modern periodic tables are incorrect? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में गलत है। तो सबसे पहले तो ये डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं, उसमें बिल्कुल अरेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, ना ही ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किए गए हैं। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स। और क्या बोला जा रहा है? द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ना ही आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके? आइसोटोप्स हो गए जिसमें आपके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, मास नंबर उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, उसमें मास नंबर आपके डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। जैसे कि आइसोटोप्स आपका कार्बन का लेंगे 12C12 और 12C14। ठीक है, तो ये आपका जो है सॉरी C12 और C14 ये तो आइसोबार हो गए। जैसे कि हम आइसोटोप्स का ऐसे ही, जैसे आइसोटोप्स आपके यहाँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम 1s1 1s2 1s3, तो ये आपके आइसोटोप्स हैं। क्या इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे अरेंज किया गया है? नहीं किया गया। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हुई। ओके, NH3 अमोनिया जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन से बॉन्ड है? तो अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं, इधर लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हर एक बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। बकमिंस्टर फुलरी इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, तो आपको एलोट्रोप्स पता होने चाहिए जो कि मेनली आपसे कार्बन के पूछे जाएंगे। दैट इज कार्बन के क्या है? ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे C60। ये सॉकर बॉल, सॉकर बॉल जैसा इसका शेप है, सॉकर बॉल आप फुटबॉल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन का एलोट्रोप है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। हमें पता है कि ये खाने के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम? अब इस चीज के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है कि वो कुकिंग यूटेंसिल्स क्यों बनाया जाता है?
उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, डक्टिलिटी अच्छी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, साथ ही साथ उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कंडक्टिविटी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही डक्टिलिटी से, क्योंकि डक्टिलिटी का मतलब क्या है, वायर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, which one of the following metal does not react with cold as well as hot water? अब देखो, एक आपका ना कोल्ड वाटर हॉट वाटर का जब भी आएगा तो इसमें मोस्टली मेटल्स होंगे, यानी कि जो आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मेटल्स आ गए वो ज्यादातर हॉट और कोल्ड दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। पर आपका जो आयरन है, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, ये आपका हॉट और कोल्ड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, इसका आंसर आयरन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू गार्ड ट्यूब में से पास होता है, जिसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है। अब कैल्शियम क्लोराइड हमें सिखाया जाता है मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए, बट इधर पे जो गार्ड ट्यूब में आपका कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यहाँ पर क्या करता है, इट अब्सॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, जो भी गैस उसमें से निकल रही है उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसको ये अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? सबके फॉर्मूले आप लिख लें। ठीक है, ब्लू विट्रियोल इज फॉर CuSO4.5H2O। ठीक है, बेकिंग सोडा का है NaHCO3 और आपका वॉशिंग सोडा का है Na2CO3.10H2O और लास्ट है आपका जिप्सम, यानी कि ये है आपका CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे आपका सबसे करेक्ट आंसर जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है वो है बेकिंग सोडा। हाँ जी, अब ये आपके पास रिएक्शन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको बताना है। आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, ये एरो है। ओके, which of the following statement about the given reactions are correct? सबसे पहला क्या है, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, बाद में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर जो है वो रिड्यूस हो गया। यस, इधर पे ऑक्सीजन है बट बाद में उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो रिड्यूस हो गया। वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है पर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, Which of the following are exothermic reaction? Exothermic reaction मतलब जिनमें से हीट निकलती है। तो जब वाटर और क्विकलाइम मतलब चूना जो होता है CaO, जब भी इनकी रिएक्शन होगी तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पर हीट निकलती है। और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो यहाँ पे जब आप एसिड मिक्स करोगे, साथ ही साथ जब आप क्विकलाइम और वाटर की रिएक्शन कराओगे, तब आपकी हीट जो है वो इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड है। ओके, वाटर की इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है और सब्लिमेशन से भी आपका कूलिंग इफेक्ट होता है। सब्लिमेशन हम ऐसे मतलब एक तरीके से इवेपोरेशन ही है, बट उसमें क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि सेम वेलोसिटी कवर कर रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, स्पीड जीरो होगी? नहीं, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, कोई ना कोई तो स्पीड होगी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि 10 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में कितना करेगा, 20 मीटर। ताकि मैं इनको डिवाइड करूं तो सेम ही वैल्यू आएगी ना। तो सॉरी, तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि आपका स्पीड जो है वो वेरी करेगा? नहीं, स्पीड वेरी नहीं कर रहा। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्पीड सेम ही है। ओके, एक्सेलरेशन जीरो होगी? हाँ, एक्सेलरेशन जरूर जीरो होगी। क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब फाइनल और इनिशियल सेम ही है तो आपका डिफरेंस भी जीरो आ जाएगा। सेम चीज का डिफरेंस करोगे वो जीरो ही आएगा। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन आपकी जीरो ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। ओके, इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो होता है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये क्या है आपका, पावर है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं। कौन से हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन। ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर है, ये क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। अगर आपके जो रेजिस्टर हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं और दोनों का आपको जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 10 ओम 10 ओम, तो इनको आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 ओम, ठीक है। आपको सीरीज में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, साथ ही में आपको अगर बोल दिया उन्होंने कि आप पैरेलल वालों का निकालो, तो पैरेलल में भी आपको आना चाहिए। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, तो एम्पियर आपका करंट के लिए होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का क्या होता है, कूलम्स, कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड्स। तो यहाँ पे 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूनिट्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, और फॉर्मूला के थ्रू भी, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट पता है तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। Which of the following is not a biomass source? बायोमास सोर्स आपका इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी। बाकी सारे के सारे आपके बायोमास सोर्स हैं, यानी कि आपको एनिमल्स या प्लांट्स के थ्रू वो एनर्जी मिल रही है। ओके, बायो का मतलब ही क्या है, लिविंग बीइंग्स। ओके, द एनर्जी विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम सन, सन से नहीं बनाई जाती, वो है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, जस्ट हम जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हो गए उनको स्प्लिट करते हैं या फिर उनको मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू से रेड बन रहा है यानी कि वो एसिडिक होगा, एसिड होगा यानी कि इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो वो आपका विनेगर होगा, विनेगर आपका एसिडिक है, बाकी सारे के सारे आपके बेस हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका रेड होता है एसिडिक मीडियम में, और येलो होता है बेसिक मीडियम में, ये आप याद रखेंगे। मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपके कह सकते हैं एसिड और बेस, इनमें डिफरेंस पता करने के लिए पूछा जाता है। और कौन सा, ये इनको ना इंडिकेटर कहा जाता है, कि इनको आप ऐड करोगे तो उससे कलर चेंज होगा, कलर चेंज होने से आपको इंडिकेशन मिलेगी कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ओके, ऐसे ही फिनोल्फ्थालीन के बारे में पूछा जाता है। ओके, CCE क्या है, CCE का फुल फॉर्म क्या है, CCE का फुल फॉर्म है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट है आपका RH दावे, डॉक्टर RH दावे ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव को, तो उन्होंने डिवाइड किया है उसको 5 एरियाज में, ठीक है, 5 एरियाज में उन्होंने डिवाइड किया है। CCE, इन CCE कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, हाँ जी, CCE में कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस एंड periodical aspects of evaluation in built feature of total teaching learning process, या फिर B ऑप्शन, या फिर C, या फिर D। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इन CCE इवैल्यूएशन इज ऑफ 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, प्रोफेसर BS ब्लूम was associated with the classification of, ये किस चीज की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, या फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सिविक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो BS ब्लूम आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से इनका रिलेशन था, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन से ये एसोसिएटेड थे।
Which of the following has been proposed by NCF 2005 for curriculum development of science? हाँ जी, इसमें कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, या फिर लर्निंग टुवर्ड्स द रोट मेथड, यानी कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर रटो, या फिर एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज टुवर्ड्स टेक्स्ट बुक्स। नहीं, करिकुलम का इससे कोई लेना देना नहीं कि आप टेक्स्ट बुक में जाओ। उनका मेनली ये था कि आप जो बाहर की दुनिया है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उसमें ज्यादा उन चीजों को अप्लाई कर सको। तो ये आपका जो एनसीएफ 2005 था, यानी कि नेशनल करिकुलम फोरम 2005 था, उसमें मेनली आपका ये चाहते थे कि ये आपको बाहर, स्कूल की जो बाहरी दुनिया है उससे ज्यादा कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, जो मॉक टेस्ट आपका नंबर 8 था। ठीक है, होप सो आपको सारी के सारे क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन समझ में आए होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट 9 है वो भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। ओके, इन सब से ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम मॉक टेस्ट नंबर 9 के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यहाँ कौन से क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओके, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।